राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मदद। लता जी बाहर सोफे पर बैठे बैठे तेज आवाज में बोल रही थी। कीर्ति बहू, दिन चढ़े घंटों बीत गए हैं, एक कप चाय की प्याली भी नहीं मिली सुबह से। कर क्या रही हो तुम सुबह से? अभी तक सो रही हो क्या? या भूल ही गई हो कि घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं और कॉलेज के लिए लेट हो रहे तुम्हारे ननद देवर भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। जल्दी करो। लता जी बोलते हुए कीर्ति के कमरे में दाखिल हुई। आंखें मसलते हुए कीर्ति बोली, माँ जी, रिया बेटी को बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात सर पर पट्टियाँ करती रही। अभी मयंक जी दवाई लेकर आए हैं, बस दवा अभी पिलाई है, थोड़ी देर में रिया को आराम हो जाएगा। माँ जी, आपकी एक मदद चाहिए थी मुझे। आप या सुमन दीदी इसके पास बैठ जाएं और इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी कर दें। तब तक मैं रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुमन यहाँ बैठेगी या अपने कॉलेज में जाकर पढ़ेगी लिखेगी नहीं क्या? और मैं यहाँ कमरे में बैठकर क्या करूँगी? पूजा पाठ मंदिर कौन जाएगा? और तुम्हारे बाबूजी के सुबह सुबह के प्रवचन कौन सुनेगा? चलो अब घर का काम निपटा लो। छोटी बच्ची है, सो रही है, बीच बीच में आकर पट्टी करती रहना। और वैसे भी तुम्हारे ऐसे माँ बेटी के बीमारी के बहाने जीवन भर चलते रहेंगे। माँ जी, ये आपकी पोती है, आप कैसी बात कर रही हो? आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह फेर सकती हो? थोड़ी तो दया कीजिए। मैं जल्दी ही सारा काम निपटा कर आती हूँ, तब तक आप इसके पास बैठ जाइए, वरना यह डर कर चिल्लाने लगेगी। वाह बहू वाह, बच्चे तो हमने भी पाले हैं। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जरा सी सर्दी जुकाम बुखार हुआ नहीं कि तुम घर और रसोई की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हो। अरे बच्चे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है उनको। तो क्या हम इसके पास ही बैठे रहें? और तुमको ज़्यादा ही चिंता है ना, तो अपने मायके से अपनी बहन को बुला लो, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। अब जाओ और जाकर घर का काम संभालो। कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी एक माँ थी, अपनी बच्ची को दर्द में तड़पता छोड़ कैसे चली जाती? फिर भी ना चाहते हुए भी कीर्ति रसोई में काम निपटाने चली गई। कहने को तो घर में इतने सारे लोग हैं, मगर काम सिर्फ बहू के हिस्से में ही आता है। क्यों? और जब भी मदद चाहिए हो तो अपने मायके वालों को बुला लो। ऐसा नहीं है कि कीर्ति ने अपनी बहन को बुलाया नहीं, कई बार बुलाना भी पड़ा है। कीर्ति के माता पिता पास ही के गांव में रहते हैं, दो बहनें और एक छोटा भाई है। सभी पढ़ते हैं। कभी उसे ससुराल से मायके जाना होता है तो सास लता जी कहती हैं, अपने पिताजी या भाई को बुला लो, बेटियां मायके बिना बुलाए नहीं जाती हैं। मगर दूसरा पहलू यह था कि हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। ससुराल से मायके आने जाने का सारा खर्चा पिताजी और भाई ही उठाते। साथ में जब भी लड़की के ससुराल आते तो गांव से ताज़ा फल सब्जियां दाल चावल फ्री में मिल जाती। कीर्ति 7 माह की गर्भवती हुई तो बोल दिया, अपनी बहन को बुला लो। मजबूरी में बहन को बुलाया तो बेचारी बहन कीर्ति की देखभाल करती और पूरे घर का काम करती, रसोई बनाती, और तो और दोनों सास ननद मिलकर उस पर हुक्म भी जमाती चलती। कीर्ति की बेटी होने के 4 महीने तक उसकी माँ ने ससुराल आकर उसकी देखभाल की। कीर्ति की मालिश की, रिया की मालिश की, नहलाना, उसकी लंगोटियाँ बदलना, और दूसरी तरफ उसकी सास लता जी अपने घुटनों को ही लेकर बैठी रहती। और उन्हीं की हम उम्र कीर्ति की माँ सुबह से शाम तक कीर्ति और रिया की देखभाल में लगी रहती। जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए अचानक से मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो देखा उसकी छोटी बहन नीता का फ़ोन था। वह बोली, दीदी, रविवार को रुचि और सौरभ की एसएससी की परीक्षा है। हम लोग अगर आपके घर शनिवार की रात को आ जाएं तो हमें बड़ी आसानी होगी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में। अपनी बहन की बात सुन अचानक कीर्ति को कुछ ख्याल आया और वह बोली, शनिवार को क्यों? अभी 1 घंटे के अंदर ही तुम सब लोग मेरे ससुराल आ जाओ। और सुन, माँ बाबूजी को भी लेकर आना, उन्हें बहुत दिन हो गए रिया से मिले हुए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है उसको। तुम सब आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा सुन नीता, एग्जाम वाली बात मेरे घर में किसी को पता ना चले। मायके में कीर्ति की बहुत पूछ परख थी, सभी भाई बहन उसे बहुत मानते थे, उसका आदेश कभी नहीं टालते थे। इसलिए नीता ने हाँ में हाँ मिलाकर फ़ोन रख दिया और पहुंच गए सभी लोग कीर्ति के ससुराल। अचानक अपनी बहू के मायके वालों को देखकर लता जी सकपका गई। अरे आप लोग बिना बताए?
तभी कीर्ति रसोई से भागती हुई आई। अरे वाह, आ गए आप लोग, अच्छा हुआ। अरे नीता, जा रिया को पानी की पट्टियाँ अब तू रख दे। कीर्ति बोली। शुभम, तुम लोग सुमन दीदी के कमरे में अपना सारा सामान रख लो और पढ़ना शुरू कर दो। मैं तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ। और माँ, तुम आराम से टीवी पर अपना आस्था चैनल लगाकर भागवत जी सुन लो। यह सब लता जी सुन रही थी, पर सबके सामने वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मगर वह अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में पहुंची और बोली, बहू, यह क्या तमाशा है? तुम्हारे मायके वाले यहाँ क्यों आ गए हैं? माँ जी, थोड़ी देर पहले तो आप ही ने कहा था ना कि अपनी बहन को बुला लो। मैंने बुला लिया। अरे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और बहन को बुलाना था तो बहन ही आई होती ना। यहाँ तो पूरा ही खानदान आ गया है। अब मैं क्या जानूँ माँ जी, आ गए हैं तो भगा भी तो नहीं सकती मैं उनको। कुछ ज़्यादा ना बोलकर कीर्ति चुपचाप चाय पकौड़े बनाने लगी। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे तो देखा कीर्ति के पिताजी मोहन जी दाल चावल के बोरे, झोले भर हरी सब्जियाँ और फल लिए चले आ रहे थे। बहू, तुम्हारे बाबूजी भी आने वाले थे, तुमने बताया नहीं? माँ जी, मुझे भी नहीं पता था। अब आ गए हैं तो खाना खिला देती हूँ। मैं देख माँ जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर सबके सामने क्या कहती। और फिर इतने सारे सामान, बोरे झोले देखकर कहीं ना कहीं लालचवश वह चुप रह गई। मन में सोचने लगी, कल तो वापस लौट ही जाएंगे। रात में कीर्ति सासू माँ जी के कमरे में आकर बोली, माँ जी, मेरी माँ आपके साथ सो जाएंगी और बाबूजी का बिस्तर मैंने अपने पिताजी के साथ बाहर लगा दिया है। वह लोग हॉल में ही सो जाएंगे। लता जी के पति गुस्से से उसकी तरफ घूर रहे थे। यह क्या लगा रखा है? अब मैं अपने ही घर में हॉल में जाकर सोऊंगा? यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब कैसे बताएं कि इन्हीं के कहने पर आए हैं। जी, आज रात की ही बात है, बस मना मत कीजिए। लता जी डरती हुई अपने पति से बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपांकर जी बहुत गुस्से वाले हैं। मगर घर में समधी लोग होने के कारण चुप रह गए। अगले दिन सभी लोग घर में आराम से टहल रहे थे, जिसे देख लता जी भुनभुनाते हुए कीर्ति से बोली, बहू, दोपहर होने को आई, तुम्हारे मायके वाले जाते क्यों नहीं? तभी नीता और काजल तैयार होकर आ गई। कीर्ति दीदी, हम जीजू के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें मॉल में ले जाने का वादा किया है। अब हमारे जीजू सालियों को इनकार तो कर नहीं सकते हैं ना। कीर्ति तो यह सुनकर बहुत खुश थी। हाँ, जरूर जाओ। मगर सासू माँ का मुंह फूल गया था। इन्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे की जेब काटते हुए? घर के दामाद से भला कोई पैसे खर्च करवाता है क्या? रात को मयंक अपने साले सौरभ और सालियों के साथ शॉपिंग करके लौटा तो लता जी बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। चलो अब सब लोग खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं आंटी जी, हम लोग तो बाहर से खाना खाकर ही आए हैं, आप लोग खा लीजिए। यह बोलकर अपने कमरे में चले गए। पर मयंक बहुत गुस्से में था। धीरे से अपनी माँ से बोला, माँ, जरा मेरे साथ चलिए तो। उन्हें अपने साथ छत वाले कमरे में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह क्या लगा रखा है तुमने? लता जी आश्चर्यचकित होकर बोली, बेटा, मैंने क्या किया? जो किया है तेरी बीवी ने ही किया है, उससे जाकर पूछ। ऐसे कैसे माँ? आप ही तो कीर्ति को हमेशा कहती रहती हैं ना, अपने मायके वालों को बुला, अपने मायके वालों को बुला। इस बार भी आपके कहने पर ही सभी आए हैं। आपको पता है, लड़कियों ने सूट टॉप और साले ने शर्ट, वह भी इतने बड़े शोरूम से। मैं तो बहाना बनाकर बाहर ही बैठा रहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मगर उन्होंने पेमेंट के लिए तो मुझे ही बुला लिया। मालूम है पूरा 6,000 का चूना लगा है मुझे। पीछे से दीपांकर जी भी आ गए। सही कह रहा है बेटा, तेरी माँ की वजह से मेरा तो कमरा ही छिन गया है। समधी जी के खर्राटे तो तेरी माँ के खर्राटों से भी बुरे हैं। सारी रात करवटें बदलते निकल गई मुझे। भाई और बहन भी गुस्से से बोले, माँ, हमें भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं मिल रही है। सभी चीज़ों में ये लोग दखल देते रहते हैं। माँ, सबसे पहले तो इन लोगों को रफा दफा करो। आपके थोड़े से लालच के चलते हम सभी बहुत परेशान हैं। आप और सुमन उसकी मदद कर सकते हो ना, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसकी बहन को बुलाते हो। उसके गांव से मिलने वाली चीज़ों के लालच की वजह से बार बार तुम उनको बुलाती हो। मगर अब और नहीं, आगे से कुछ भी हो, कीर्ति के मायके वालों को यहाँ आने को नहीं कहना है, बस। बहुत हुआ,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, अब ये रायता आपने फैलाया है तो अब आप ही इसे समेटोगी। वाह, तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं तो जैसे सब जानबूझ करके कर रही हूँ। रसोई का सारा राशन खत्म हो रहा है। समधन जी सारा दिन आस्था चैनल देखती रहती हैं। और तो और मैं कीर्ति को ताने भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझसे बुरी स्थिति में तो कोई भी नहीं होगा। आज ही कीर्ति को बोलती हूँ इन लोगों को वापस भेजने को। रात में सबके सोने के बाद उन्होंने कीर्ति से कहा, बहू, इन सब का गांव जाने का कब का टिकट है? माँ जी, मेरी माँ तो कह रही थी कि नीता और सौरभ का एडमिशन यहीं किसी कॉलेज में करवा रही हैं। वे दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, जिससे मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत मेरी मदद करने के लिए हाजिर रहें। इतना सुनते ही लता जी का माथा घूम गया। अरे बहू, हम सब क्या मर गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? माना पिछली कुछ गलतियां हो गई, लेकिन देखो बहू, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम क्यों अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को परेशान करना चाहती हो? हाँ, मगर कोई शादी फंक्शन हो तो खूब आए जाएं, मना थोड़ी ना है। आखिर वह तुम्हारे घर वाले हैं। एक सांस में सब कुछ बोल गई थी लता जी। जैसा आप ठीक समझे माँ जी, वही होगा जो आप चाहती हैं। यह सुन लता जी के कलेजे में मानो ठंडक पड़ गई हो कि समधी लोग वापस लौट जाएंगे। असल में कीर्ति तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, ताकि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो। क्योंकि बहू ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, ना कि मायके वालों की, जो बार बार उसकी मदद के लिए यहाँ आएंगे। उनका भी अपना घर है, काम है। कब तक वो अपने कामों को छोड़कर मुझे संभालते रहेंगे? उनके और भी बच्चे हैं और भी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। सभी लोग रविवार को परीक्षा के बाद वापस गांव चले गए। उनका तो वैसे भी यहाँ रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। सिर्फ अपनी बेटी कीर्ति के कहने पर वह लोग यहाँ आए थे। कीर्ति का मायके वालों ने बखूबी साथ दिया था। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।